सोलाडा नेरान पिंचन के साथ मैं भी बाहर निकल आया था और उनके साथ खड़ा था एक पुलिस वाला। मुझे देखकर बोला, ये चिकना छोरा कौन है? पहले तो ई का नहीं देखा। ये हमरा भैया है, सोलाडा बोली। वाह रे वाह, यहाँ तू अपने भैया के साथ बैठी हो हुआ तोर सैया कैप्टन राकेन तोर इंतजार में मरा जा रहा है। एक और पुलिस वाला बोला, चल अब हमारे साथ अपने सैया के पास। नहीं, हमार बिटिया कहीं नहीं जाएगी। पुलिस वाले की बात सुनकर सोलाडा की माँ सोलाडा के सामने आकर खड़ी हो गई। ये नहीं गई तो तुम्हार पति वापस नहीं आएगा। एक सिपाही बोला तो मैं आगे बढ़कर बोला, ठीक है, हम तुम्हारे साथ चल रहे हैं। मेरी बात सुनकर सोलाडा की माँ मेरा मुंह देखने लगी। एक सिपाही बोला, सिर्फ सोलाडा जाएगी और कोई नहीं। सिपाही की बात सुनकर सोलाडा बोली, हमार भैया जाएंगे तो हम जाएंगे, वरना नहीं। ठीक है फिर चलो। पुलिस वाले राज़ी हो गए मुझे भी साथ ले जाने के लिए। वो समझ रहे थे कि ये नौजवान लड़का हमारा क्या बिगाड़ लेगा। सोलाडा ने अपनी माँ को भी राज़ी कर लिया था। वो माँ से बोली, मुझे सामी भैया पर भरोसा है, हम खैरियत से वापस आ जाएंगे और पिता को भी साथ लाएंगे। सोलाडा की माँ राज़ी हो गई और हम चल दिए पुलिस वालों के साथ उनकी जीप में। थाना आबादी से कुछ ही फासले पर था। जल्द ही हम थाने पहुंच गए। सोलाडा जीप में बड़े इत्मीनान से बैठी हुई थी, यानी उसे मुझ पर मुकम्मल भरोसा था और उसका भरोसा भी ठीक ही था। जीप थाने के बड़े से गेट से थाने के अंदर दाखिल हो गई। थाने के सहन में सिपाहियों ने जीप खड़ी कर दी। थाना पक्की ईंटों से बनाया गया था। अंदर कई बैरकें बनी हुई थी जिनमें बस्ती के कई लोगों को बंद किया गया था। सिपाही हम दोनों को जीप से उतार कर थाने के अंदरूनी हिस्से में ले गए। थाने का दारोगा वहीं टेबल पर टांगे पिसारे बैठा था। हम दोनों को देखकर वो सिपाहियों से बोला, तुम लोगों को लड़की को लाने का कहा था, ये लड़का कहाँ से उठा लाए बदबख्तों? दारोगा जी, ई सोलाडा का भैया है। सोलाडा ई के बगैर नहीं आ रही थी। एक सिपाही बोला तो दारोगा ने मुझे गौर से देखा। लड़का यहाँ का तो नहीं लगता है। दारोगा मेरा जायजा लेते हुए बोला, कहाँ से है तू लड़के? मैं पाकिस्तान से हूँ, मैंने कहा और थाने में जैसे आग लग गई। क्या कहा तूने? दारोगा एकदम खड़ा हो गया। थाने के बाकी सिपाही भी चौकस हो गए। तू गैर मुल्की है, हमारे मुल्क से नहीं है? हाँ, ये लड़की को कैप्टन राकेन के पास छावनी में पहुंचा दो और लड़के को पकड़कर उल्टा लटका दो। सालों ने एक गैर मुल्की को पनाह दी हुई थी। अब पता चलेगा सोलाडा साली की पूरी फैमिली को। कैप्टन राकेन को भी बता देना हमने एक गैर मुल्की जासूस पकड़ा है। दारोगा चीखते हुए बोला था और फिर मेरी तरफ उसके 4 सिपाही बड़े थे। अच्छा हुआ कि मैं रानी कोलापरी को सोलाडा के घर ही छोड़ आया था, क्योंकि अब पुलिस वालों से मेरी जंग होने वाली थी और इस जंग में रानी कोलापरी को नुकसान पहुंच सकता था। कोलापरी सोलाडा के घर पोशीदा रहकर उसकी माँ और छोटे भाई बहन की हिफाजत कर रही थी। 2 सिपाहियों ने आगे बढ़कर सोलाडा को अपनी गिरफ्त में ले लिया था ताकि उसे कैप्टन राकेन के पास ले जाएं। 4 सिपाही मेरी तरफ बढ़ रहे थे। पहले 2 सिपाहियों ने आगे बढ़कर मेरे गिरेबान पर हाथ डालना चाहा,
लेकिन उनके हाथ मेरे गिरेबान तक पहुंचने से पहले मेरे हाथों में थे और फिर उन दोनों को घुमाकर मैंने हवा में उछाल दिया। दोनों हवा में उड़ते हुए गए और दारोगा के टेबल पर गिरे। दारोगा का टेबल टूट गया। दारोगा उछलकर टेबल से दूर हो गया था, वरना दारोगा भी उनकी लपेट में आ जाता। बाकी 2 सिपाही भी मेरे करीब आ चुके थे। एक के पेट पर मैंने मुक्का रसीद किया। वो फर्श पर गिरकर घिसटता हुआ दूर तक गया। दूसरे के जबड़े पर मुक्का पड़ा। वो उलटकर पीछे गिरा। उसका जबड़ा टूट चुका था। दारोगा और बाकी सिपाही मुझे हैरत से देख रहे थे। उसके 4 सिपाहियों को मैं लम्हों में जमीन चाटने पर मजबूर कर चुका था। सोडाडो को गिरफ्त में लेने वाले सिपाहियों ने भी सोडाडो को छोड़ दिया था। शूट कर दो साले को, दारोगा दहाड़ा था। और इसके साथ ही कई सिपाहियों की बंदूकें मेरी तरफ उठ गई थीं। फिर सबने एक साथ फायर दागे। चारों तरफ से गोलियां मेरी तरफ तेजी से बढ़ने लगी। ये देखकर सोडाडो ने चीखते हुए अपनी आंखें बंद कर ली। गोलियां मेरे जिस्म से आकर टकरा रही थी और जमीन पर गिर रही थी। उनकी बंदूकें खाली हो गई, लेकिन मेरा कुछ ना बिगड़ा। अब वो सब हैरान और परेशान मुझे फटी फटी आंखों से देख रहे थे। ये इंसान नहीं है। एक सिपाही की घुटी घुटी आवाज निकली। सोडाडो ने भी आंखें खोल ली और मुझे सही सलामत देखकर हैरान रह गई। दारोगा भी अपनी जगह पर हैरान खड़ा था। उसने भी अपना पिस्तौल मुझ पर खाली कर दिया था। और फिर दारोगा और सिपाही कुछ देर बाद हैरत के समंदर से बाहर निकलकर मेरी तरफ अपनी अपनी बंदूकें ताने बढ़े। लेकिन उन बेवकूफ़ों की समझ नहीं आया था कि जब उनकी बंदूकों की गोलियां मेरा कुछ ना बिगाड़ सकी थी, तो ये खाली बंदूकें मेरा क्या कर सकती थी। वो आ रहे थे बंदूकें लहराते हुए और मार खा कर जमीन पर ढेर होते जा रहे थे। फिर उनकी हिम्मत दम तोड़ने लगी। ज्यादातर सिपाही जमीन पर गिरे अपने जख्म चाट रहे थे और जो बच गए थे वो भाग जाने में अपनी आफियत जान रहे थे। लिहाजा वो धूम दबाकर भागने लगे। थाने का दारोगा भी मार खाने के बाद मेरे कदमों में पड़ा था। अब तेरा क्या किया जाए, मैंने दारोगा को देखते हुए कहा। माफ कर दो मेरे बाप की तौबा, जो आइंदा मैंने बस्ती के लोगों को तंग किया। दारोगा हाथ जोड़ते हुए बोला। वो मुझसे मार खाकर काफी जख्मी हो चुका था। ठीक है, माफ किया, लेकिन फिर कभी गरीबों की बस्ती का रुख मत करना। इन्हें नाजायज तंग मत करना। नहीं करूँगा। दारोगा ने कान पकड़ लिए और मैंने दारोगा को छोड़ दिया। लेकिन इससे पहले दारोगा से तमाम कैदियों को आज़ाद करवाया। उसने एक एक बैरिक खोलकर तमाम बेगुनाह कैदियों को रिहा कर दिया। कैदियों में सोडाडो का पिता और भाई भी थे। सोडाडो उनको देखकर खुश हो गई। बाबू, तुम कोई देवता हो क्या? एक कैदी मुझे देखते हुए बोला। क्यों? मैंने हंसते हुए कहा। बाबू, हमने देखा तुम पर बंदूकों की गोलियां असर नहीं कर रही थी और दर्जनों पुलिस वालों को तुमने बगैर चोट खाए ढेर कर दिया। नहीं, मैं कोई देवता नहीं हूं, तुम्हारी ही तरह का इंसान हूं, मैंने कहा। बस्ती के लोग बाहर आकर मुझे हैरत से देख रहे थे और कुछ तो मेरे जिस्म को हाथ लगाकर टटोल रहे थे। बाबू, इन पुलिस वालों को तो तुमने सीधा कर दिया।
लेकिन अब छावनी के फौजी आएंगे। कैप्टन राकेन बहुत जालिम इंसान है, वो हमें नहीं छोड़ेगा। सोडाडा का पिता बोला, उसे भी देख लेंगे, अब यहाँ से चलो। मैंने कहा और हम थाने से निकलकर बस्ती की तरफ चल दिए। सुधीर चौहान और सोनान मायून के सामने ही बैठ गए। सोनान की नजरें मायून की आंखों में ही थी और वो कुछ अजीब सा महसूस कर रही थी। उसे सोनान की आंखों में अजीब सी चमक महसूस हो रही थी। यूं लग रहा था जैसे मकनातीसी लहरें उसकी आंखों से निकलकर मायून के दिमाग में घुस रही हों। तुम ठीक तो हो ना? सुधीर चौहान ने दांत निकालते हुए मायून से पूछा। हाँ मैं ठीक हूं, लेकिन कुछ अजीब सा महसूस हो रहा है। तुम लोगों से बाद में मिलती हूँ, मुझे आराम करना है। मायून ने कहा तो सोनान खड़ा हो गया और सुधीर चौहान से बोला, इसे आराम करने दो, हम बाद में मिल लेंगे। ठीक है। सुधीर चौहान भी खड़ा हो गया और फिर वो दोनों मायून को आराम करने का कहकर कमरे से बाहर निकल गए। बाहर आकर सुधीर चौहान ने सोनान की तरफ देखते हुए कहा, क्या हुआ? बताता हूँ, सोनान बोला। लड़की दिमागी तौर पर भी बहुत मजबूत है, इसे काबू करने में थोड़ा वक्त लगेगा, लेकिन मैंने इसके दिमाग से बहुत कुछ हासिल कर लिया है। तो फिर जल्दी बता, मुझे बड़ी बेचैनी हो रही है। सुधीर चौहान हाथ मलते हुए बेचैनी के आलम में बोला तो सोनान ने कहना शुरू किया, इसका एक साथी और भी है जो इसके साथ ही अमर हो चुका है, उसका नाम सामी है। वो इससे एक तूफान में बिछड़ गया है और ये उसे तलाश कर रही है। इन दोनों की जिंदगी में बहुत एडवेंचर है। इन दोनों ने एक नाकाबिले शिकस्त परिजात ओक्लामोस को भी मारा है। ये दोनों बहुत खतरनाक हैं। चुड़ैलों और शक्तिशाली महान जादूगरनी को भी इन दोनों ने खत्म किया है। क्या कह रहा है सोनान? महान जादूगरनी भी इनके हाथों मारी गई। वो तो जादू की दुनिया में एक नाकाबिले शिकस्त जादूगरनी थी, उसे इन दोनों ने कैसे मार दिया? सुधीर चौहान हैरत से बीच में बोल पड़ा। हाँ चौहान, इन दोनों ने वहां की एक खतरनाक गैंग के भी बहुत से लोगों को मारा है, लेकिन ये दोनों अमर कैसे हुए? सुधीर चौहान ने पूछा तो सोनान ने दोबारा बोलना शुरू किया। शर्ताब जादूगर के तालाब में नहाकर, शर्ताब जादूगर का बनाया हुआ वो तालाब जादुई तालाब है। इस तालाब में उसने कई जानदारों का खून शामिल किया। जादुई मंत्र तालाब पर पढ़ कर फूंके। वो तालाब में नहाकर खुद अमर होना चाहता था, लेकिन तालाब में नहाने से पहले उसकी मौत हो गई। ओह, ये बात है। सोनान की बात खत्म होने के बाद सुधीर चौहान बोला, लेकिन अब करना क्या है? अब मुझे एक आरामदायक कमरा चाहिए जहां बैठकर पहले मैं टेलीपैथी के जरिए इस लड़की का दिमाग कमजोर करूंगा, फिर इसके दिमाग पर कब्जा और फिर उसके दिमाग से शर्ताब जादूगर के तालाब तक पहुंचेंगे और तालाब में नहाकर हम अमर हो जाएंगे। बहुत खूब सोनान। सोनान के खामोश होने पर चौहान शैतानी मुस्कुराहट के साथ बोला। मायून कमरे में बैठी थी, उसे अपने दिमाग में हलचल सी महसूस हो रही थी।
नीलम परी दीवार के सुराख में से निकलकर मायून के पास आ गई और उसे इस सुराख में देखकर बोली, क्या हुआ? मायून अपना सर दबाते हुए बोली, दिमाग में कुछ अजीब चल रहा है, मुझे समझ नहीं आ रहा मेरे साथ क्या हो रहा है। कैसा महसूस हो रहा है? नीलम परी ने पूछा तो मायून बोली, मुझे अपना दिमाग अपने बस में नहीं लग रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे मेरे दिमाग पर किसी और का कब्जा हो रहा है। ओह! मायून की बात सुनकर नीलम परी तशवीश भरे लहजे में बोली, तो इसका मतलब है कि चौहान के साथ जो शख्स आया था वो टेलीपैथी जानता है और वो अपने इल्म के जरिए तुम्हारे दिमाग पर कब्जा कर रहा है। तुम क्या कह रही हो? मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा। मायून बदस्तूर अपना सर दबा रही थी। समझाती हूँ, नीलम परी बोली, असल में टेलीपैथी एक ऐसा इल्म है जिसे हासिल करने के बाद आदमी किसी भी शख्स की आवाज़ या आँखों के जरिए दूसरे शख्स के दिमाग को पढ़ सकता है, उसके दिमाग पर काबू हासिल करके उसे अपनी मर्जी के मुताबिक चला सकता है। तुम्हें ये सब कैसे पता है? नीलम परी के खामोश होने पर मायून ने पूछा तो नीलम परी बोली, हमारी कुछ परियां भी ये इल्म जानती हैं। जो परियां ये इल्म जानती हैं वो दूसरों का दिमाग पढ़ भी सकती हैं और उनके दिमाग को काबू करके उनको अपने हुक्म पर चला भी सकती हैं। ये बात है, मायून बोली, लेकिन अब मैं क्या करूं? तुम्हें अपनी सांसों पर काबू पाना होगा। बस एक यही तरीका है कि तुम अपनी सांस रोक लो। इस तरह टेलीपैथी जानने वाला शख्स तुम्हारे दिमाग पर काबिज नहीं हो सकेगा। अब मेरे पास मेरी छड़ी भी नहीं है कि मैं तुम्हारी मदद कर सकूं। तूफान में मेरी छड़ी मेरे हाथ से गिर गई थी और छड़ी के बगैर हम परियां कुछ नहीं कर सकती हैं। नीलम परी खामोश हुई तो उसने देखा मायून की आंखों का रंग बदल रहा है, यानी सोनान ने मायून के दिमाग पर कब्जा जमा लिया था। नीलम परी मायून की बदलती आंखें देख रही थी और परेशान हो रही थी और फिर कमरे के बाहर उसे कदमों की आवाज सुनाई दी। कोई आ रहा था। वो उड़कर कमरे की खिड़की की तरफ चली गई। इसी वक्त कमरे का दरवाजा खुला। सुधीर चौहान और सोनान कमरे के अंदर दाखिल हुए। मायून उनको देखकर खड़ी हो गई और खामोश नजरों से उन दोनों को देखने लगी। चौहान, अब ये लड़की मुकम्मल तौर पर मेरे ट्रेस में है। तू इससे जो पूछेगा ये बताएगी। सोनान, तूने कमाल कर दिया। मैं सोच रहा था इस लड़की को काबू करना नामुमकिन है, लेकिन तूने इसे मुमकिन कर दिखाया। चौहान मायून के पास आकर खड़ा हो गया और फिर उसकी आंखों में देखकर बोला, अब तुम मुझे ये बताओ कि शराब जादूगर का तालाब कहाँ है जिसमें नहा कर तुम और तुम्हारा साथी अमर हो गए हैं? मैं नहीं जानती, मायून ने किसी रोबोट की तरह जवाब दिया। तो फिर तुम उस तालाब तक कैसे पहुंचे? इन नन्ही परियों के जरिए। मायून ने खिड़की की तरफ उंगली उठाई जहां नीलम परी खड़ी थी और नीलम परी खतरे की बू महसूस करते हुए फौरन ही उड़ते हुए खिड़की से बाहर निकल गई। चौहान और सोनान नीलम परी को देख चुके थे, लिहाजा वो कमरे से निकलकर नीलम परी के पीछे भागे, लेकिन वो निहायत तेजी से उड़कर खानका से बाहर निकल चुकी थी। अब उसे सामी की तलाश थी।
बस्ती में पहुंचने के बाद सोलाडा की माँ, उसकी छोटी बहन पिंचन और छोटा भाई नेरान अपने पिता और भाई को देखकर खुश हो गए। बाकी कैदी जिनको मैं थाने से रिहा करके लाया था, उनके घर वाले भी उनको देखकर खुश हो गए और मुझे दुआएं देने लगे। वो सब मुझे कोई देवता समझ रहे थे, क्योंकि सोलाडा के पिता ने उन्हें बता दिया था कि दारोगा और उसके सिपाहियों की मैंने कैसे दुर्गत बनाई और उनकी बंदूकों की गोलियां भी मेरा कुछ न बिगाड़ सकी। हाँ, सोलाडा के पिता, ये लड़का तो वाकई कोई देवता है। इसने हमारी कितनी मदद की है, हमें पुलिस वालों के जुल्म से रिहाई दिलवाई है। एक बूढ़ा बोला था। ये बूढ़ा आदमी भी उन कैदियों में शामिल था जिन्हें मैं रिहा करवा कर लाया था। ठीक कह रहे हो जायदू तुम, ये लड़का वाकई हमारे लिए देवता समान है, एक और आदमी बोला था। सब बातें कर रहे थे और मैं अंदर कमरे में आ गया। रानी खोला परी का मुझे अहवाल लेना था कि वो किस हाल में है, क्योंकि उसे मैं अकेला छोड़कर गया था। खोला परी भी होते हुए बाहर से कमरे में आ गई। खोला परी मुझे देखकर खुश हो गई। शुक्र है तुम आ गए, मुझे तो आना ही था, तुम्हें छोड़कर कहाँ जा सकता हूँ। क्या बात है, बड़े मस्के लगा रहे हो। खोला परी मुस्कुराई और इतने में पिंचन कमरे का दरवाजा खोलकर अंदर दाखिल हुई। उसने खोला परी को देख लिया था। खोला परी को देखकर वो वहीं रुक गई थी और आंखें फाड़े हैरत से हवा में मौलिक खोला परी को देखे जा रही थी। उसका मुंह खुला हुआ था। शिश, मैंने होठों पर उंगली रखकर पिंचन को खामोश रहने का इशारा किया, क्योंकि मुझे डर था कि कहीं वो चिल्ला न दे और खोला परी सबकी नजरों में आ जाए। भैया, ये कौन है? पिंचन मेरा इशारा समझते हुए धीरे से बोली। ये मेरी दोस्त है,